ये आएगा ही लिखा हुआ आज। डिस्प्ले पे आ रही है, टाइम लगेगा सर। ठीक है भाई। देखो ये डैम है, हेड है, ये पता होगा आपको। ये पेन स्टॉक इनको बोलते हैं, पाइप जो होते हैं ना, पेन स्टॉक। इनको कई बार कंडुइट भी बोलते हैं, पेन स्टॉक कंडुइट, ऐसा कंडुइट, ये वर्ड भी यूज करेंगे हम लोग, ऐसा कंडुइट, DUIT, ऐसा कंडुइट। ठीक है। पेन स्टॉक अप स्ट्रीम से लोअर स्ट्रीम तक लेके जाएगा, कंट्रोल वॉल्व है, टरबाइन जनरेटर मिल जाएगा। हाइड, ये भी पेन स्टॉक ही है ना, ये नीचे कुछ और? ये भी पूरा पेन स्टॉक ही है। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, देखो कॉन्सेप्ट है यहाँ, बस डायग्राम का इतना कोई महत्ता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आएगा। और क्वेश्चन कैसा आएगा सुनो ध्यान से। देखो ये क्या है, ये एक्चुअल में एक PSP है, पम्प्ड स्टोरेज प्लांट है। तो होता क्या है, जब पीक डिमांड होगी, जब पीक डिमांड होगी तभी हम इसको चलाएंगे। अभी अभी पढ़ा आपने, पीक डिमांड होगी तभी तो चलाएंगे। तो जब पीक डिमांड होगी तो पानी कहां से कहां तक फ्लो करेगा, अप स्ट्रीम से लेकर के लोअर स्ट्रीम तक। ठीक है ना भाई, लोअर स्ट्रीम तक पानी फ्लो करेगा, कोई बात नहीं। ठीक है, लोअर तक फ्लो करेगा। ये टरबाइन, टरबाइन की तरह ही काम करेगी, टरबाइन, और फिर टरबाइन से कनेक्ट होगा आपका जनरेटर, और सप्लाई बाहर जो भी होगी मिल जाएगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां तक प्रॉब्लम कब आएगी, जब ऑफ पीक डिमांड होगी। ऑफ पीक मतलब जब पीक डिमांड नहीं है, जब हमें इसको नहीं चलाना, तो तब क्या प्रॉब्लम होगी। देखो ऊपर से नीचे पानी आया, कोई बात नहीं, पानी दे दिया, काम खत्म हो गया। अब यहां पानी स्टोर रह गया है ऑफ पीक में, मान लो पीक खत्म हो गया, बंद कर दिया हमने, तो हम लोग क्या करते हैं, इस पानी को वापस चढ़ाते हैं, इधर स्टोर करते हैं। अब एक बात बताओ, वापस अगर इस पानी को भेजना है, वापस इस पानी को भेजना है यहाँ पे, तो क्या चाहिए हमें, मोटर चाहिए जनरेटर की जगह। तो मतलब कहने का, जब ऑफ पीक डिमांड होगी तो वो यही पूछता है कि जनरेटर कैसे एक्ट करेगा, मोटर की तरह। ये जनरेटर मोटर बन जाएगा। और ऐसा किस में होता है, सिंक्रोनस में। सिंक्रोनस जनरेटर है ना, मोटर बन जाता है। तो ये लिख लोगे आप, पानी कहां से कहां तक फ्लो होगा, लोअर स्ट्रीम से, पानी कहां से कहां तक फ्लो होगा, लोअर से अपर तक। ठीक है, चलिए। हाँ देखो, अगर पीक डिमांड आई, ऊपर से नीचे तक पानी फ्लो है, ठीक है, टरबाइन, टरबाइन से घूम रहा है जनरेटर, जनरेटर से सप्लाई मिल रही है, नॉर्मल प्लांट है, ये PSP है, PSP है। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम क्या है, जब ऑफ पीक डिमांड है तो हम लोग ये चाहते हैं जो स्टोरेज बना हुआ है रिजर्वायर, इससे पानी वापस यहाँ आ जाए। तो इस पानी को लाने के लिए जो जनरेटर है, तो यहाँ से आपको, इसलिए मैंने लिखा है ग्रिड, तो इस जनरेटर को सप्लाई चाहिए होगी। स्टोरेज करने के लिए कौन सा, जहां, हाँ ये स्टोर करने के लिए, मतलब कहने का नहीं, स्टोर करने के लिए एग्जैक्ट नहीं है, स्टोर यही होगा, स्टोर यही होगा, क्योंकि अगर यहाँ स्टोर होता तो फिर उसका करोगे क्या, हेड नहीं होगा ना भाई, स्टोर हेड नहीं होगा तो चलेगी क्या टरबाइन फिर, है ना। तो इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं इसको वापस भेजें। अब वापस भेजने के लिए तो हमें ग्रिड से सप्लाई लेनी पड़ेगी, तो ग्रिड से सप्लाई लोगे तो जनरेटर मोटर की तरह काम करेगा। लेकिन सुनो, प्रॉब्लम है टरबाइन में। टरबाइन क्या काम करती है, आप पानी फेंक रहे हो, घूम रही है, तो हमें यहाँ कैसी टरबाइन चाहिए, जो, अब पानी किससे उठाते हो, पंप से। तो जो, अगर हमें ऐसी टरबाइन चाहिए कि जनरेटर तो मोटर ठीक है चलिए, पर ये टरबाइन भी क्या बन जाए, पंप बन जाए। तो ये एक स्पेशल फीचर है इसका कि टरबाइन ना, तो यहां बताओ बच्चों, कैसी टरबाइन यूज करते हैं हम, रिवर्सिबल टरबाइन। कैसी टरबाइन यूज करते हैं, रिवर्स, हाँ रिवर्सिबल टरबाइन, रिवर्सिबल, ये आपको यहीं देखने मिलेगी, बस रिवर्सिबल टरबाइन यूज होती है। तो इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है यहां से कि किस पावर प्लांट में रिवर्सिबल टरबाइन यूज होती है। और रिवर्सिबल टरबाइन कौन सी होती है, कि जो पंप की तरह भी काम कर जाए। ठीक है, तो आप यहां लिख सकते हो, देखो मैंने तब तक नहीं लिखा, आप लिख सकते हो, इस टरबाइन का नाम है डेरियास टरबाइन, डेरियास है, जो रिवर्सिबल है। तो ये पूछा नहीं गया वैसे आज तक, बट फिर भी ठीक है, डेरियास टरबाइन है इसका नाम,
जो कि देखो सुनो, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं यहीं पे लिख रहा हूं, इसीलिए देखो मैं यहीं पे लिख रहा हूं, यही सब चीजें, ये डायग्राम तो बना लिया होगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखो सारी चीजें जो लिख रहा हूं ये सब ईएस में पूछी गई हैं, तो आपको भी कहीं ना कहीं पूछेगा। वो ये पूछता है होता क्या है ना, ये जो टरबाइन है और ये जो जनरेटर है, ये दोनों एक ही शाफ्ट से कनेक्ट रहते हैं, है ना, एक ही शाफ्ट से कनेक्टेड। इसको मैं लिख रहा हूं यहां पे, जनरेटर और ये, ठीक है, जनरेटर एंड क्या, टरबाइन, जनरेटर एंड टरबाइन, ये सब पूछे हुए क्वेश्चन है। जनरेटर एंड टरबाइन आर कनेक्टेड फ्रॉम सेम शाफ्ट, फ्रॉम सेम शाफ्ट, ठीक है। तो ये पूछेगा कि किस प्लांट में जनरेटर और टरबाइन सेम शाफ्ट से कनेक्ट हैं। जैसे ही जनरेटर मोटर बनेगा, ये टरबाइन खुद से पंप बन जाएगा, ठीक है। पीएसपी का यूज कब करते हैं? कब करते हैं? पीक डिमांड को सप्लाई करने के लिए। पीक डिमांड को। हाँ देखो, पीएसपी एक हाइड्रो का ही पार्ट है। पीएसपी में बस होता क्या है, एक अलग से रिजर्वोयर बना लेते हैं स्टोरेज के लिए, बस, समझ रहे हो। अब सुनो मेरी बात, जैसे इस रिजर्वायर से वापस मेन, मतलब जो मेन वाला है उसमें पानी भेजते हैं जैसे, तो इसलिए इसमें ना थोड़ी डिसएडवांटेज भी है इसकी, समझ रहे हो क्या है, ये डिसएडवांटेज है इसकी। क्योंकि देखो सुनो मेरी बात, पहले ध्यान से सुनना, ऐसा नहीं है कि सारा भेजते हैं, जो यहां से आ गया पीक सप्लाई कर दिया आपने, कुछ बचा ना, उसको वेस्ट नहीं करना, उसको भेज देते हैं वापस। अब ऐसा नहीं है कि आप कहें डैम में स्टोरेज है, अवेलेबल है अच्छा खासा, तो जरूरी भी नहीं है। क्योंकि सुनो इसकी डिसएडवांटेज क्या होगी, आप जितना आपने बिजली प्रोड्यूस की उससे ज्यादा फिर ले लोगे उसको वापस भेजने में, लगेगी कि नहीं लगेगी, तो जरूरी नहीं है। और चांस बहुत कम होते हैं कि आप कहें पानी अवेलेबल हो, पीक खत्म हुई, हो सकता है सारा खत्म ही हो जाए, थोड़ा मोड़ा ही पानी बचे, तो जरूरी नहीं होता कि चढ़ाना है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट बताने के लिए कि जनरेटर कब टरबाइन पंप की तरह काम करेगी और जनरेटर मोटर की तरह काम करेगा, तो एक कॉन्सेप्ट बन गया बस इसमें। ये पूरा सेटअप तो सिर्फ पीक को सप्लाई करने के लिए, बिल्कुल, पीक को सप्लाई करने के लिए पूरा सेटअप, पानी जो बल्ब जा रहा है वेस्ट, उसको वापस भेज देना, उसको वापस भेज देने उसी को वापस भेज देना, इसी को वो करके रिवर्सिबल, हाँ, इसी को रिवर्सिबल काम करके टरबाइन को पंप बना देते हैं, जनरेटर को मोटर। तो लेकिन हाँ ये है कि इसमें ना खर्चा थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। अब सोचो ऊपर से लाने में तो फ्री में आ गया पानी, पंप टाइप से ऐसी पेन स्टॉक की तरह, लेकिन जाने में तो बहुत बिजली ले जाएगा वो ग्रिड से। तो इसलिए कोशिश करते हैं कि भैया अगर आपके पास कुछ सुविधा ऐसी उपलब्ध है कि आप इसे कुछ यूज़ कर सकते हो किसी फॉर्म में, तो कर लो, अदरवाइज फिर लोअर टू अपर डालना लिख रखा है आपने। हाँ, तो ये अपर प्लांट, रिजर्व, अपर टैंक, लोअर टैंक से अपर टैंक, लोअर टैंक से अपर टैंक, अप स्ट्रीम टैंक लिख लो यार, ठीक है भाई। आपने किसी ने ज्वाइन किया है क्या ग्रुप टेलीग्राम वाला? कमल, प्रवीण, अच्छा ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन वगैरह देखना आप लोग। तो इंडिया में आपको पता ही, लिखने की जरूरत तो है नहीं, टिहरी और कोटेश्वर वाला है, 2400 मेगावाट कैपेसिटी है, ठीक है। और उसका अप जो स्ट्रीम है, देखो चाहो तो एग्जांपल लिख लो। वैसे इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में और भी हैं, ये आप खुद से कल पता करके लाना, मुझे बताना कितने हैं इंडिया में, चलो देखता हूँ। पीएसपी हालांकि बहुत ज़्यादा मिलेंगे नहीं आपको। देखो ये 2400 मेगावाट का हाईएस्ट कैपेसिटी का है, इसलिए बता रहा हूँ इसको, 2400 मेगावाट का है। हाँ पीएसपी आपके इधर ही है उत्तराखंड में, जिसके लिए कोटेश्वर और टिहरी अपर पे है ना, तो टिहरी इसका अप स्ट्रीम टैंक है, अप स्ट्रीम मान लो, और इससे लोअर आपकी हो जाएगी कोटेश्वर। टिहरी क्या बजती कितनी एज अ हाइड्रो के उसमें? इतनी होगी शायद, ये 2400 ही, हाँ ये स्टोरेज की मैक्सिमम हो गई ना उसकी। अप स्ट्रीम से लोअर स्ट्रीम जाएगा, और ये अभी मुझे लग रहा है, अभी इसको एक बार चेक करना, ये शायद अनाउंस था कि 20-20 में चल जाएगा, अभी 24 में ना, 24 में था, 1400 अभी कैपेसिटी, अभी 1400 है, सही बोल रहे हैं कैपेसिटी। हाँ पर फिर भी आपको कभी पूछा जाए तो हाईएस्ट का यही है पीएसपी, और भी हैं छोटे छोटे पीएसपी। मैं वही बोल रहा हूँ, देखो पीएसपी ज़्यादा का बनाते नहीं है, ठीक है, पीक को फटाफट सप्लाई कर दे, क्योंकि फिर दिक्कत होती है उसको ज़्यादा वापस भेजने में। टिहरी यहाँ से कितना दूर होगा?
ऊपर ऊपर तो यार मैं ये सोचता हूँ ऊपर 120, ऊपर वैसे कितने किलोमीटर तक जा रही है रोड आगे फिर केदारनाथ, उससे ऊपर 350 किलोमीटर की है। कितनी खतरनाक। केदारनाथ से ऊपर बद्रीनाथ। रूट अलग का पड़ता है। अच्छा रूट अलग। चमोली में आ गया सर। हाँ 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 सही बोल रहे। कैसी खतरनाक रोड हो, गए हो कभी? रोड तो बहुत चमोली पड़ता है। अच्छा सर हाईवे जैसे मसूरी की है, उससे भी चौड़ी रोड है। उससे भी चौड़ी रोड ऑल है। वेदर बन रहा है सर, ऑल वेदर बन रही है। अच्छा कभी भी सेशन में बंद नहीं होगी। ये तो बहुत बढ़िया है। पूरी ये मसूरी वाले रूट से या? सेंटर से होना यहाँ के लिए अलाउ। अच्छा अच्छा मसूरी अब बीजेपी है यहाँ तो होगा ही है सब। देखो ये हमेशा फायदा होता है, जो सेंटर में गवर्नमेंट है वही स्टेट में हो तो बहुत डेवलपमेंट तकड़ा होता है। सेम इधर यूपी में हुआ हमारे यूपी में बहुत जबरदस्त रोड का काम जो रुका हुआ था ना, मतलब आज के टाइम में आप देखो तो गाड़ी लेके फील होता है कि आप कहीं चल रहे हो, वरना 2-3 साल पहले ये हालत थी कि हाँ एक्सप्रेस वे देख लो आप, मेरठ दिल्ली से मेरठ का बन गया वो बिल्कुल शॉर्टकट बाहर। उसके बाद फिर पूरा पेरीफेरल है, बाहर पूरा आपको गुड़गांव जाना है ना, तो अब मजा आता है, मतलब ये है फील होता है। तो अच्छा तो वो मैं सोच रहा था ऐसी मसूरी जैसी रोड है वो। बेहतरीन रोड बन सर, लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन है रोड अभी। अच्छा लेकिन टनल वगैरह बन रहे हैं सर। हाँ मतलब अच्छी जैसे श्रीनगर टाइप वाली रोड है वो। हाँ ऐसे ही बन रहा है। हमारी रोड है ना, 4 हाँ ये कर ऑल वेदर में ही आ रही है। नहीं सही है, यही होना चाहिए क्योंकि देखो लोग आते हैं यार, मतलब हाँ आते हैं लोग इसीलिए कई बार तो इसीलिए नहीं आते कि अपनी गाड़ी भी ले लें, पॉसिबल ही नहीं है तो अपना। चलो तो अब देखो, अब नेक्स्ट जो टॉपिक चलता है दैट इज हेडिंग डाल लो लोड कर्व। लोड कर्व आपको कर्व वगैरह पूछता है, हेडिंग डालो नेक्स्ट लोड कर्व। लोड कर्व लिखो। लोड ऑन अ पावर सिस्टम, लोड ऑन अ पावर सिस्टम इज सेल्डम कांस्टेंट। आपने तब तो नहीं बनाया होगा ना लोड कर्व? हाँ सही करा, वो बस समझाने के लिए था। लोड ऑन ए पावर सिस्टम इज सेल्डम कांस्टेंट। सेल्डम मतलब कभी कभार की सिर्फ, है ना, कभी कभार हिंदी में। इट वेरीज टाइम टू टाइम, इट वेरीज टाइम टू टाइम। ठीक है भाई, ये टाइम टू टाइम बदलता रहता है, वेरी करता रहता है, ठीक है, टाइम टू टाइम। तो इसलिए हम लोग लोड कर्व ड्रॉ करते हैं जो इस चीज को डिनोट करता है। सबसे पहली बात कि लोड कर्व किस किस के बीच में ड्रॉ किया जाएगा? लोड कर्व किसके बीच में ड्रॉ किया जाएगा भाई? हाँ, इट इज ड्रॉन बिटवीन क्या? बिटवीन पावर वर्सेस टाइम, है ना, या लोड वर्सेस टाइम। पावर, ठीक है। अब देखो पावर किलोवाट में हो सकती है, मेगावाट में हो सकती है, ऐसे लिख लो ना, किलोवाट में हो सकती है, मेगावाट में हो सकती है, वोट में। वर्सेस टाइम, टाइम किस में होगा? टाइम। अब देखो टाइम आवर्स में ही होगा। अब सुनो मेरी बात, ऐसा जरूरी नहीं है आप एक दिन के लिए बनाओगे। सुनो, फॉर 1 डे अगर आप एक दिन के लिए बनाओगे तो एक दिन में कितने घंटे होंगे? टाइम कितना हो जाएगा? 24 घंटे। तो जरूरी नहीं है भाई ये एक दिन का ही बनता है लोड कर्व। पूरी साल का बना लो, पूरे हफ्ते का बना लो, महीने का बना लो, लेकिन जनरली जो इंपॉर्टेंट है आपको पूछेगा ना, वो कर्व 2 टाइप के होते हैं। अब देखो इसलिए मैं एक चीज डायरेक्ट लिखा रहा हूं, फॉर 1 ईयर, और ये आपको याद ही रखनी है क्योंकि वहां कैलकुलेटर नहीं मिलेगा। एक साल में कितने घंटे होते हैं? 8760। ये ध्यान रखना भाई। आपको एक बार एसएससी में क्वेश्चन आया कि दिस कर्व इज ईयरली लोड कर्व। देखो ऐसा बना रखा था उसने क्वेश्चन, इसलिए सारी चीजें लिखा रहा हूं। देखो ऐसे कोई कर्व बना रखा था यूं यूं करके, यहां लिखा हुआ था ऐसे 8760 आवर्स, ऐसे लिखा। फिर दिस कर्व इज ईयरली लोड कर्व, मंथली लोड कर्व, वीकली लोड कर्व, डेली लोड कर्व। तो कैसा लोड कर्व था ये? ईयरली लोड कर्व था। अगर आपको यहाँ, हाँ बिल्कुल एनुअली, अगर 24 मिला तो डेली लोड कर्व। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये घंटे हैं। कई बार क्या करता है ना, कुछ भी नहीं लिखता, ऐसे लिख देता परसेंटेज ऑफ टाइम। ये भी आपको देखने मिलेगा, अभी आएंगे हम लोग, तो तब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तब हमें नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि आप देखोगे थोड़ी देर बाद ये आर से इंडिपेंडेंट हो जाएगा जब हम एवरेज वैल्यू निकालेंगे। खैर चलिए, तो ये कहानी समझ में आई। दूसरी बात बताओ, ये पॉइंट हुआ 1। लोड कर्व कैसे कैसा हो सकता है?
लोड कर्व कैन बी, नहीं, वीकली, डेली और ईयरली। मंथली भी हो सकता है, आप चाहो तो लिख लो, लेकिन जिससे बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये तो हमेशा डेली का ही होगा। भाई बिल्कुल जरूरी नहीं है। आपके जेई में क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं ये ईयरली वाले, इसलिए मैंने आप लोगों को आसान करने के लिए ये इतने सारे क्वेश्चन कराऊंगा, आपको याद हो जाएगा। 8760 घंटे होते हैं एक साल में, और ये आता कैसे, 365 को 24 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना। पता लगा कोई 366 को 24 से करके मत ले आना कि सर 366 को 24 से करे तो ये तो 8784 हो गया। तो भाई हम लीप ईयर को काउंट नहीं कर रहे हैं ना। चलिए अब बताओ मुझे शेप कैसी होगी इसकी, सारे क्वेश्चन आएंगे ये सब। हाँ, जनरल शेप ऑफ लोड कर्व इज रेक्टेंगुलर, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप होगी भाई इसकी। तो ये आपके काम आने वाला है। 4 ऑप्शन देगा। लोड कर्व जनरली हैज अ शेप ऑफ ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर। अब देखो रेक्टेंगुलर देगा तो वो स्क्वायर नहीं देगा, वो इतना पागल नहीं है, क्योंकि रेक्टेंगुलर में स्क्वायर भी बन सकता है, बन जाएगा। मतलब 4 किलोवाट का लोड 4 घंटे तक यूज करो, बन गया स्क्वायर, है ना। तो बट ऐसा नहीं देगा वो, है ना। तो ये चीजें समझ में आई। अब एक लोड कर्व ना मैं ड्रॉ कर रहा हूं, इस कर्व को फिर बाद में डिस्कस करेंगे। चलो अभी कुछ पॉइंट लिखने रह जाएंगे अभी, इसलिए आप लोग ड्रॉ मत करिएगा। मुझे एक चीज बताना, इसमें वैसे वो भी होता होगा यार, है ना, ये लाइन वाला चक्कर, ये है शायद शेप एरी। हाँ ये बात, अरे नहीं, हाँ अच्छा कलर लेना पड़ेगा क्या? हाँ अच्छा, ये भी है ऐसा, ठीक है भाई। थोड़ा सा अच्छा सा कलर, अच्छा सा लगे ना शेप एक। तो ये सीधा ही हो जाएगा। अच्छा सीधा ही लेना है? हाँ सीधा ही लेना था। अच्छा ये अंडू का भी तो साइन होता है इसमें। हाँ ये रहा। अरे बस बहुत हो गया, ठीक है। तो आप लोग अभी कर्व मत बनाना, ये मैं बना रहा हूं एक लोड कर्व। ये P किलोवाट में है, ठीक है भाई, या ये टाइम आपका आवर्स में है, ठीक है, टाइम आवर्स में है। एक सेकंड में एक वैल्यू देख लेता हूं इसकी। ये 8 है, ये ना इससे थोड़ा ऊपर है, दिख रहा है नहीं है, थोड़ा सा तो ऊपर दिख रहा होगा। ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है, ये 0, 6, 10, 10, 16, 21, 24। चलो बस मुझे अभी ये बताओ, फिलहाल मैं आगे इस पे बाद में आऊंगा, कि यही उस पॉइंट में आप लोग ऐड करना कि इस लोड कर्व का एरिया क्या देता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये आप यहां लिखोगे एरिया ऑफ लोड कर्व क्या देगा भाई, देख लो जरा। पावर कंज्यूम, पावर तो लिखी हुई है। एरिया का मतलब क्या होता है, किसी चीज का एरिया निकालते हो। एक बार बताओ, ये एक शेप बनाई तुमने, एरिया ये मान लो वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो आप जनरली दोनों एक्सिस को मल्टीप्लाई करते हो तभी तो एरिया निकलता है। तो दो एक्सिस को मल्टीप्लाई करने का मतलब किलोवाट में आर का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या दे रहा है, गिव्स एनर्जी सप्लाइड बाय द कर्व। अब एनर्जी सप्लाइड लिख दो या फिर एवरेज आप एनर्जी डिमांड लिख दो, या कुछ भी लिख सकते हो, है ना, क्योंकि लोड कर्व का पता नहीं आपने डिमांड के लिए बनाया है सप्लाई के लिए बनाया। एनर्जी सप्लाई बाय लोड कर्व आए हुए क्वेश्चन है भाई सारे के सारे, ठीक है। कैसे निकालोगे आप,
इस दोनों को एक्सेस का मल्टीप्लाई करोगे। चलो, तो दूसरी बात, मुझे आप इसका एरिया यानी इस कर्व की एनर्जी निकाल करके बताओ। तो एरिया बताओगे ज़रा, एरिया बताओ इसका कैसे निकालूं मैं? पार्ट कर करके। बिल्कुल, पार्ट कर करके। जैसे नंबर 1 वाला पार्ट ये होगा, है ना, दूसरा पार्ट ये होगा, तीसरा पार्ट ये होगा और चौथा पार्ट ये होगा। तो पहले पार्ट का एरिया बताओ भाई, एक रेक्टेंगुलर सा बनता नजर आ रहा है, 8 इंटू 10 प्लस दूसरा बताओ, 15 into 5। आप बताओ, आप बिल्कुल शांत बैठे हो। दूसरा वाला ये, सबको भूल जाओ। दूसरे की देखो विथ हाइट कितनी है 15, विथ कितनी है 6, 16 नहीं है। देखो दोनों का गैप देखो 6, तो कितनी हुई वो 15 इंटू 6 प्लस तीसरा बताओ जरा 20 इंटू 5 प्लस फोर्थ वन 10 इंटू 3। अब देखो टोटल घंटे 24 हो गए ना। अब ये बताओ मुझे कैसा लोड कर्व है? डेली है, बिल्कुल, है ना, ये डेली लोड कर्व है। चलो ये टोटल कैलकुलेट किया किसी ने, कितना आया? 80, 90, 170 और 100 270 और 30 300। अब ये बताओ जरा मैं क्या लिखूं इसको? ये 300 यूनिट्स है ना, 300 यूनिट्स है, मतलब 300 किलोवाट आवर, किलोवाट आवर, समझ गए? तो आपसे कई बार पूछेगा, लोड कर्व दे देगा यूपी पीसीएल आपके इन सब एग्जाम में, तो हमेशा आता है एक क्वेश्चन कि फाइंड दी एनर्जी सप्लाई बाय दिस कर्व। तो आपको क्या निकाल लेना है? एरिया। तो इसलिए मैंने वहां लिखवा दिया। अब सबसे पहले उस पॉइंट को लिखना कि एरिया ऑफ द लोड कर्व, उसको लिखो और फिर ये एरिया देखो, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। अगर पावर बोलेगा तो इसे 24 से डिवाइड कर दें। नहीं, अभी निकालें। कौन सी पावर? सप्लाई पावर बोलेगा तो 24 से डिवाइड कर दें। सप्लाई पावर वो एवरेज निकलेगी, वो एवरेज निकलेगी, पावर निकलेगी, वो बिल्कुल करोगे 24 से ही वो एवरेज पावर निकलेगी। इसको कर दो थोड़ा सा, इसको पॉज कर दो। हैं? पूरा बनाओ, एरिया भी लिखो। ये क्वेश्चन हमेशा आते हैं, एक सेकंड में। याद रहा। तू भूल जाएगा लेंगे के बाद। दो बकरी चाहिए। अब देखो इधर दूसरी चीज, कई बार हमसे पूछता है एवरेज, जो अभी हम लोग पहले बात कर रहे थे ना, एवरेज लोड। एवरेज लोड कैसे निकालें? तो आपको दोनों चीजें पूछ सकता है भाई। अब एवरेज निकालने का तरीका आपने नेटवर्क में पढ़ा होगा, यानी पी एवरेज अगर निकालना है ना भाई बच्चों, तो हमेशा क्या किया करो, एरिया निकाल लो, ठीक है, ऑफ द कर्व अपॉन बेस से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, सॉरी, एरिया अपॉन बेस। अब देखो एरिया में तो आपकी क्या आएगी, जो एरिया निकाला आपने वो किलोवाट आवर में आया ना, आया ना एरिया ये, और बेस किस में आएगा? आर में, तो ऑटोमेटिकली वो किलोवाट ही तो बचेगा,
है ना। अच्छा, कई बार क्या होता है ना, मेगावाट होता है, ध्यान से सुनो मेरी बात, मेगावाट होता है। तो जैसे एनर्जी सप्लाई 300 मेगावाट आ आएगी, तो आपसे पूछा कितनी यूनिट सप्लाई की, तो क्या 300 ही लिखोगे? 300 इंटू 10⁻3। ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक यूनिट 1 किलोवाट आवर को ही बोलते हैं। बेशक वो एनर्जी है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना है ना। या मान लो ये किलोवाट में ना होता, सुनो वोट में होता, तो आपका आंसर आता 300 वोट आवर। तो बताओ फिर कितनी यूनिट सप्लाई की उसने? 0.3 1000 से डिवाइड करना तब। चलो, तो पी एवरेज एरिया अपॉन बेस, तो भाई एरिया कितना आया, बेस कितना है 24, तो बच्चों ये वैल्यू आएगी 12.5, और यूनिट क्या होगी अब इसकी? किलोवाट। यानी एवरेज लोड है जो इस स्टेशन पर अवेलेबल है। देखो कहाँ लाई करेगा, मैंने पहले ही बताया 8 10, तो यानी 12 कहाँ लाई करेगा? करीब करीब यहाँ पर, यही तो लाई करेगा ये 12.5। देखो ना भाई, 8 10 12.5 ये रहा। तो ये इसका क्या है? एवरेज लोड है जो इस स्टेशन पर हमेशा अवेलेबल है। इससे कम लोड नहीं आपको मतलब अगर सेटअप करना है तो 12.5 का तो हमेशा लेके चलना है एक दिन में। ये बेस लोड हो गया। ये बेस लोड हो गया, समझ में आई बात? बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि व्हाट इज बेस लोड, एवरेज लोड और पीक लोड। तो ये आप मान के चलो कि बेस लोड इज ऑल्सो नोन एज दी एवरेज लोड, है ना, क्योंकि बेस की कोई डेफिनेशन नहीं है। अब आप इसमें बोलने लगोगे कि इससे नीचे जो मिनिमम लोड है वो ये सप्लाई कर रहा है, ठीक है। किसको? इसको। ये मिनिमम लोड होगा, ये मिनिमम लोड है जो इस पर है, ये बेस लोड है 12.5। समझ में आ गई बात? ये 12.5 है जो आपको बेस का मतलब कि एक एवरेज वैल्यू ऑफ लोड दैट इज सप्लाइड बाय द स्टेशन दैट इज कंटिन्यूअसली अवेलेबल। डेफिनेशन क्या लिखी थी आपने? हाँ, रहता है मतलब हमेशा, इससे कम नहीं जाएगा। देखो मैं डेफिनेशन को देखो एक बार, बेस लोड की क्या पढ़ी आपने? द लोड अवेलेबल कंटिन्यूअसली फॉर द 24 आवर्स ऑफ द स्टेशन। ऊपर जाए नीचे जाए कहीं जाए, लेकिन कंटिन्यूअसली यही अवेलेबल है। समझ में आ गई बात? कंटिन्यूअसली अवेलेबल, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली अवेलेबल थोड़ी है भाई, ना ये कंटिन्यूअसली अवेलेबल है ना ये कंटिन्यूअसली अवेलेबल है, कंटिन्यूअसली यही अवेलेबल है, इससे कम नहीं होगा नाउ। अब ये चीजें सीख लो, क्योंकि आगे लोड फैक्टर वगैरह में मैं बताऊंगा नहीं। एरिया कैसे निकालते हैं और एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, एरिया को बेस से डिवाइड करके। अब यही कर्व 8760 होता तो बेस में क्या करते आप? 8760 करते, तब जाके एवरेज। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो लोड ड्यूरेशन कर्व। अब मैं ना इस कर्व को यूज करूंगा तो थोड़ा सा ऊपर उठा रहा हूं हल्का सा। आप लोग हेडिंग डालो लोड ड्यूरेशन कर्व और लिखो इट इज अनदर टाइप ऑफ लोड कर्व। लोड ड्यूरेशन पूछी जाती हैं ये सब चीजें, और देखो क्वेश्चन कराऊंगा, अगर आपको डेफिनेशन नहीं क्लियर, गारंटी है आपसे क्वेश्चन होगा नहीं, ठीक है। क्या लिख रहे हो? इट इज अनदर टाइप ऑफ लोड कर्व, इट इज अनदर टाइप ऑफ लोड कर्व वेयर लोड इज अरेंज in descending order of the magnitude। समझ में आ गई बात क्या बोल रहा हूं मैं? सेम लोड कर्व ही है, बस करना क्या होता है हमें कि लोड जो है उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। सबसे पहले देखो मैं आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या लोड कर्व की हेल्प से लोड ड्यूरेशन कर्व बनाया जा सकता है? बनाया जा सकता है। देखो बना के देखते हैं, क्योंकि ये चीज पूछी जाएगी आपसे, और अब हम इतना लाइन वगैरह लेके टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। चलो बस, और देखो आपको हेल्प करनी है बनवाने, मैं बिल्कुल नहीं बनाऊंगा। बताओ सबसे मैक्सिमम लोड कितना जा रहा है? अब कर्व को देखो 20, बिल्कुल सही। देखो ऐसे, तो यहां लिख रहा हूं मैं इसको ना 20 किलोवाट। और एक बात बताओ, क्या ये कर्व किस किस के बीच होगा? पावर और टाइम के बीच ही तो होगा, यानी सेम चीज है ना, ईयरली हो सकता है, सब कुछ वही है, बस फर्क क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो बताओ मुझे 20 के बाद कितना है अगला, और 20 कितनी देर तक बताया आपने?
अब देखो 20 जा रहा है आपका 5 घंटे के लिए। नेक्स्ट कितना मिनिमम जा रहा है? 15। चलो 15 कितनी देर के लिए जा रहा है? 15 6। अब बताओ क्या लिखूं, 6 या 11? 11। अब समझ गए आप भी, तो 11। नेक्स्ट कितना जा रहा है 15 के बाद? 10। 10 कितनी देर के लिए जा रहा है? 10 3 के लिए जा रहा है? 3 के लिए जा रहा होगा। और फिर 8 जा रहा होगा 24। अब आप देख रहे हो खुद से आ गया ना आगे 24 पूरा का पूरा आवर्स, यानी 15 के बाद 10 और फिर 8। तो आपको ये कंफ्यूजन खत्म हो गया। आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्या लोड ड्यूरेशन कर्व को किसी भी लोड कर्व से ड्रॉ किया जाएगा? पहला क्वेश्चन सुनो, किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा। फर्क क्या होगा? घटते क्रम में लोड आएगा। दूसरी बात, तीसरी बात मुझे ये बताओ, क्या इसका और इसका एरिया अलग अलग होगा? सेम होगा, निकाल के देख लेना। पी एवरेज भी सेम होगा, एनर्जी सप्लाई भी सेम होगी, बना लो। ये लोड ड्यूरेशन कर्व है, डेली लोड ड्यूरेशन कर्व है ना। अच्छा, आपने वो लंबी लंबी क्लास मेजरमेंट की होंगी, तो कौन से? मशीन की भी मेजरमेंट। अच्छा, थोड़े थोड़े घंटे। 7 दिन में मेजरमेंट वैसे कम दिन में खत्म हो जाए, मैं भी 8 दिन में कर देता हूँ मेजरमेंट खत्म। 8-9 दिन लगते हैं। छोटा सब्जेक्ट है वो, SSC JEE के लिए भी, गेट के लिए भी इतने में कर देता हूँ मैं। क्वेश्चन तो हो रहे हैं ना। ठीक है, तो एरिया वगैरह सब सेम होगा। तो ये आप लिख सकते हो, इट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम कहां से? लोड कर्व। अच्छा, कोई ये पूछने लगा लोड ड्यूरेशन कर्व की शेप कैसी होगी, तो देखो कुछ भी बना सकते हैं। वो शेप भी कैसी होगी? रेक्टेंगुलर ही तो है शेप, बदली थोड़ी है शेप। किसी भी कर्व की दूसरा कर्व बनाओगे शेप थोड़ी बदल जाएगी। देखो, ड्रॉन फ्रॉम लोड कर्व, एरिया जो होगा इसका सेम एनर्जी देगा। ठीक है भाई, एरिया एनर्जी देगा, सेम एरिया होगा दोनों का। और एक दो पॉइंट लिख लो, वैसे पूछे नहीं जाते। वैसे पता है आपको क्या एडवांटेज होंगी लोड कर्व की? ये पॉइंट है, अगर आपके JEE मेंस में वैसे पूछ लेता है, क्या एडवांटेज है इस लोड कर्व, जो हम ये इतनी हरकत करे बैठे हैं तब से 1 घंटे से, क्या फ़ायदा है इसका? कुछ तो फ़ायदा होगा। मतलब डिफरेंट टाइम पे क्या क्या हमारे लोड, समझ रहे हो भाई? अभी आपको क्या पता कि आपको 2 घंटे बाद 10 घंटे बाद हाइड्रो की ज़रूरत पड़ेगी? कैसे पता लगेगा? आप पिछले साल का कर्व ड्रॉ कर लो, या आप एक काम करो, जैसे कल का कर्व देख लो, तो आज क्या चल रहा है थोड़ा बहुत तो आइडिया लग ही जाएगा प्रिडिक्शन करने के लिए। ठीक है, तो लिखो एडवांटेज ऑफ लोड कर्व, 1-2 पॉइंट लिख लो। एडवांटेज ऑफ लोड कर्व, लिखो बाय यूजिंग ईयरली लोड कर्व, क्या होगा? फ्यूचर डिमांड कैन बी प्रिडिक्टेड। फ्यूचर की डिमांड कितनी आने वाली है ना भाई। मान लो इस साल डिमांड बढ़ गई, तो अगले साल आप तैयार रहोगे कि भैया थर्मल की कैपेसिटी बढ़ा दो, हाइड्रो की कैपेसिटी बढ़ा दो, अपने स्टेशन की कैपेसिटी बढ़ा दो। कैन बी प्रिडिक्टेड। ठीक है, लिख लिया। नेक्स्ट लिखो पीक वैल्यू या मैक्सिमम डिमांड, पीक वैल्यू या और करके मतलब ऑब्लिक करके, पीक वैल्यू या मैक्सिमम डिमांड इन ए पर्टिकुलर डे कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है, इन ए पर्टिकुलर डे कैन बी कैलकुलेटेड। समझ रहे हो इस बात को कि हर एक दिन की पीक डिमांड कितनी गई उसका पता चल जाएगा। चलिए, ये समझ में आ गया। कुछ बस ऐसे ही है, पॉइंट है। क्या लोड ड्यूरेशन की इसकी ये है, इससे
पीक का एकदम से पता चलता है देखते ही कि पीक कितने टाइम के लिए गया। अब कर्व देखो, आपको लग रहा है इजी टाइप का कर्व है, लेकिन बहुत बड़े सिस्टम में बहुत अजीबोगरीब टाइप का कर्व आता है जिसको देखना इम्पॉसिबल सा होता है। जैसे ऐसे से पीक जाएगी, यूं जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कौन सी पीक है, लेकिन लो ड्यूरेशन को देखते ही आप बता दोगे कि भैया पीक 5 घंटे के लिए जाएगी, तैयार रहना। समझ में आ गया? उससे थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है बस कि फिर घटता घटता और कि भैया मिनिमम तो इतनी टाइम के लिए जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समस्या किसमें है? पीक में है। एकदम दिखता है पीक दूर से ही, है ना। आप थोड़ा कम पढ़े लिखे भी हो तो एकदम देख के समझ जाओगे पीक है, तो पीक चल रहा है। नेक्स्ट लिखो, एक कर्व का नाम आपने सुना है कि नहीं पता नहीं, मास कर्व। ये पूछा गया है भाई जेईई में कि मास कर्व क्या है। मास मूवी वाला नहीं है वो, मास हमारे टाइम पे आता था वो साउथ इंडियन मास। आपके टाइम पे नहीं है क्या आप कोई मास? ऐसे पैर घुमाता था यूं, तो आपने भी देखी है? नागार्जुन हमारे टाइम का ही था वो मास, ऐसे पैर घुमाता, बड़े मजे आते थे देखने में। अब तो आप मेरे टाइम पे हो, मैं 90 बोर्न हूँ। आप कब के बोर्न हो? 97 हो? अच्छा 97 के अकॉर्डिंग आपका, आप डिग्री हो ना? हाँ आप डिप्लोमा आप होगे बहुत लेटेस्ट 2000 के आसपास के। 97 तो आपने फिर गैप किया होगा। अच्छा अच्छा सही है। अब देखो एक ये नया कर्व है मास कर्व। सुनो मास कर्व क्या होता है, बस आपसे ना ये पूछा गया एग्जाम में कि किस किस के बीच में ड्रॉ किया जाता है। देखो ये कर्व इट इज ड्रॉन पता है तो बताओ कोई। इट इज ड्रॉन बिटवीन एनर्जी वर्सेस टाइम। क्या? एनर्जी वर्सेस, एनर्जी होगी भाई आपकी किलोवाट आवर में, यानी यूनिट्स वर्सेस टाइम, और टाइम आपका होगा आवर्स में ही हमेशा। अब इसका क्या फायदा है, इससे एनर्जी का पता चल जाता है एकदम कि आपकी कितनी यूनिट की खपत हुई है ना। क्योंकि देखो अभी हम लोगों ने एनर्जी कैसे निकाली थी, एरिया निकाल करके पूरा, तो वो कैलकुलेशन कौन करने बैठेगा? तो होता क्या, कंप्यूटर में डेटा फीड कर दो, वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेता है एनर्जी को, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, वैसे जनरली आप लोगों को एनर्जी होती है आपकी पावर इनटू टाइम, है ना। ये होती है ना P इंटू डी टी। इंटीग्रेशन कर दो इसका एनर्जी का, पावर का, सॉरी पावर को ऐड करते चले जाओ। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं रेक्टेंगुलर शेप का इंटीग्रेशन करूं तो क्या मिलेगी? चलो रेक्टेंगुलर भूल जाओ, एक बात बताओ, ये एक कांस्टेंट लाइन है, इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या मिलेगी? अब मैं इस लाइन को क्या लिखूं, ये y इक्वल टू 3 है, मान लो y इक्वल टू 3 है, और इसका इंटीग्रेशन कर दो तो क्या मिलेगा? 3 का इंटीग्रेशन 3t मिलेगा कि नहीं? मतलब एक स्ट्रेट लाइन आएगी कि नहीं आएगी? नहीं समझे बात को? होगा क्या, एनर्जी क्या है, ये कर्व एनर्जी देगा। एनर्जी मतलब पावर को इंटीग्रेट करेगा। पावर वाला कर्व कैसा था? रेक्टेंगुलर का अपना कुछ नहीं है, मतलब उसकी स्ट्रेट लाइन ही तो थी, उसमें अलग अलग सी ऐसा था। देखो कुछ ऐसा था, वो स्ट्रेट लाइन थी, फिर ये स्ट्रेट लाइन थी, ऐसा टाइप का, है ना। तो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन को इंटीग्रेट करोगे तो क्या देगा? टी देगा। एक स्ट्रेट, सॉरी मतलब ये एक कांस्टेंट लाइन है, कांस्टेंट को इंटीग्रेट करोगे तो स्ट्रेट लाइन देगा। नहीं समझे आप लोग? देखो भाई आप सुनो, कोई बात नहीं, आपके पास कोई एक कर्व है yt इक्वल टू 3t, तो ये कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा ना। चलो इसको छोड़ दो, y इक्वल टू 3x, ये बताओ लाइन कैसे बनेगी? ये तो y इक्वल टू mx है, इसको डिफरेंशिएट कर दो, dy बाई dx क्या आएगा? 3। यानी अगर मैं इसको एक लाइन बनाना चाहूं तो कैसी बनेगी? 3। एक कांस्टेंट लाइन आएगी ना भाई y इक्वल टू 3। तो इस e का उल्टा कर रहे हैं, मतलब अगर डिफरेंशिएट लाइन को डिफरेंशिएट करके एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है तो इसका उल्टा भी तो सत्य होगा। तो मतलब अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। चलो, तो मतलब कहने का ये तो ध्यान रखना कि इसकी जो कर्व की शेप होगी इन जनरल वो एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में होगी, तो इसलिए पूछेगा नहीं, बट स्टिल कैसे होगी देखो, ऐसे होगी। मान लो आपकी सुबह 8 बजे तक जो बिजली आपने खर्च की, पहले ये लिख लेना कि ये एनर्जी दैट इज यूनिट्स, या आप जो भी लिखते हो यूनिट्स वर्सेस टाइम ड्रॉन होगा, टाइम, और टाइम किस में होगा? आर में। चलो, और मान लो ये आपकी 2 यूनिट खर्च हुई सुबह 8 बजे तक, उसके बाद फिर थोड़ी सी यूनिट बढ़ गई तो ये स्लोप भी बढ़ जाएगा, इसका ये स्लोप बढ़ जाएगा। मान लो यहाँ यूनिट आपकी 6 हो गई
और फिर इस तरीके से ऐसा बनता चला जाएगा। तो इस कर्व को बना लो, वो कुछ वैल्यू लिख लेना वहाँ पर भी, थोड़ा नीचा करके 10। समझ में आ रहा है? फ़ायदा क्या है? यूनिट्स पता लग रही हैं, मतलब बिल पता चल रहा है आपका। आप बोलने लगो भैया मेरा पूरे दिन का बिल बता दो, आप बता दोगे तुरंत ऐड करके इतना यूनिट आपका गया है मैक्सिमम। ऊपर वाला जो होगा मैक्सिमम होगा कि इतना बिल बन गया आपका, 10 रुपये यूनिट है, तुरंत ऐड कर दो, नोट कर लो। मतलब कहने, अच्छा दूसरा सवाल बताओ मुझे। चलो शेप तो देखो नहीं पूछेगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन तो अगर कही जाए तो ये भी है, ठीक है उसको छोड़ दो। मुझे बस एक बात बताओ, क्या ये कर्व लोड कर्व की सहायता से ड्रॉ किया जा सकता है? सोच समझ के बताना, बहुत लोग इसका आंसर गलत देते हैं। क्योंकि देखो पूछ सकता है, ये चीज पूछी हुई है, सुनो भाई ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ है जेई में कि मास कर्व किस किस के बीच ड्रॉ होता है, और बहुत से लोग जानते नहीं है मास कर्व, सोचेंगे गलत लिख दिया, प्रिंटिंग मिस्टेक है। ऐसे ही मिलते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सारे कर्व जितने भी बताए ना, तो भैया उनका जो ओरिजिन है वो लोड कर्व से ही हुआ है, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ ये कर्व बनाओ यार, तभी तो पता लगेगा। इट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम लोड कर्व इटसेल्फ। कर्व बनाओ जरूर, लोड कर्व इटसेल्फ। ठीक है, तो सैटरडे का आपको फ्राइडे को बता दूंगा मैं ना। ठीक है, अब बाकी फैक्टर्स हैं जैसे लोड फैक्टर। सर वो अच्छा ठीक सर, ये उसके बाद आएंगे प्लांट तो बाद में पढ़ाऊंगा, इनके तीनों के बाद, मतलब ये फैक्टर्स वगैरह बताने के बाद। फैक्टर लोड। हाँ तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो आप, लोड फैक्टर। नेक्स्ट, थक गए हो क्या? हैं? थोड़ा पढ़ लो और आधे घंटे 20 मिनट है, ठीक है, ज़्यादा मत पढ़ना। लोड फैक्टर को ख़त्म कर लेते हैं, बाकी बाद में देख लेंगे। लोड फैक्टर, लोड फैक्टर की डेफिनेशन बताएगा कोई मुझे? लोड करो, इट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम लोड कर्व इटसेल्फ। ठीक है, तो देखो लोड फैक्टर की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? पी एवरेज, यानी एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड या मैक्सिमम लोड। अब देखो कुछ भी लिखा हुआ हो, एवरेज पावर लिखा हुआ हो, एवरेज लोड लिखा हुआ हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, है? हाँ हाँ, मैक्सिमम लोड, ठीक है, एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम लोड। अब एक बात बताओ जरा ध्यान से देखना, देखो अब मैं वापस जा रहा हूं, सुनो। एक कर्व अभी बनाया था मैंने, एक तो ये बड़ी प्रॉब्लम कर देता है एकदम, इसको हाथ से ही खींच लो। देखो एक बात बताओ, अभी जो, चलो आप लोगों ने कर्व बनाया होगा, छोड़ो ये पता लगा इसका कुछ नहीं है, जूम आउट वगैरह हो जाए, देखना गया, आजा भाई, हो गए तेरे नखरे। एक बात बताओ मुझे, ध्यान से देखना, अभी तुम्हें एक कर्व बनाया था मैंने, उसमें पी एवरेज निकलवाया था, तो ये बताओ मुझे पी एवरेज पी मैक्सिमम से बड़ा आया था कि छोटा? छोटा आया था, ठीक है ना, मैक्सिमम से छोटा आया था। तो ये बताओ अगर ऊपर आप कौन सी संख्या रखोगे, छोटी नीचे बड़ी, तो हमेशा ये 1 से छोटा ही नंबर आएगा कि नहीं? तो इसलिए लोड फैक्टर ऐसे पूछेगा, लोड फैक्टर इज ऑलवेज, ऑप्शन होंगे 4, यूनिटी, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, कैन नॉट बी डिफाइंड। तो लोड फैक्टर इज ऑलवेज, it is always less than 1। इक्वल टू 1 भी हो सकता है, बिल्कुल, अगर बेस और आपकी मैक्सिमम डिमांड सेम है। सुनो मेरी बात,
ये मैं अभी थोड़ा बाद में समझाऊंगा कि इसको हम लोग कोशिश करते हैं कि 1 के आसपास पहुंचे, तो ये क्यों करते हैं, क्या करते हैं, ये भी थोड़ा बाद में जाऊंगा मैं, जब थोड़ी आपको यूटिलाइजेशन ये बता दूंगा ना मैं आपको डाइवर्सिटी फैक्टर, तब मैं इसको वापस से समझाऊंगा कि प्रैक्टिकल यूज क्या है इसका, ठीक है, तब मैं आपको ढंग से समझाऊंगा। अभी तो आप सिर्फ क्वेश्चंस पे फोकस करो। एक्चुअल में इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है ना, और हम लोग हमेशा क्या कोशिश करते हैं, इसको ये बढ़ाया जाए कि घटाया जाए, 1 के नियर, मतलब हमेशा 1 से कम होगा तो कोशिश करेंगे हम इसको इंक्रीज करने की, ठीक है। तो ये मैं बाद में लिखाऊंगा क्योंकि 2-3 फैक्टर को ना कंबाइन करा के लिखाऊंगा, उससे आपको फायदा रहेगा, इसलिए मैं अभी ज़्यादा उन चीज़ों में घुस नहीं रहा हूँ, तो वो बाद में मैं अपने तरीके से लिखाऊंगा। नाउ अब मुझे एक बात बताओ, जो पहला वाला क्वेश्चन था, लास्ट वाला एग्जाम्पल, उसका मुझे लोड फैक्टर निकाल के बताओ, लोड फैक्टर ऑफ प्रीवियस एग्जाम्पल। हाँ नहीं, अच्छा सर ये प्रीवियस एग्जाम्पल, हाँ 12.5 बिल्कुल, है ना। क्या लोड फैक्टर होगा भाई उसका, पी एवरेज निकाला था आप लोगों ने डायरेक्ट, कितना आया था 12.5 अपॉन मैक्सिमम कितना जा रहा है, 0.625। हाँ मैक्सिमम 20 जा रहा है ना, बिल्कुल, यानी 0.625, देख रहे हो 1 से कम आया, या आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, कितना आएगा 62.5%, तो दोनों ऑप्शन लिखे होते हैं कई बार। तो भाई जरूरत तो नहीं है ऐसा और क्वेश्चन कराने की कि मैं दोबारा वेव फॉर्म बनाऊं, आप उसका निकालो, ठीक है, इसी से हो जाएगा ना, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे रेक्टेंगुलर शेप के, लेकिन हाँ एग्जांपल देख लेना आप लोग और भी, है ना, कोई एक ग्रुप पे भेज दूंगा मैं आज, उसको देख लेना किसी का लोड फैक्टर निकालने के लिए, है, क्योंकि क्वेश्चन की देखो मेरे पास कमी नहीं है, लेकिन ये है आप तरीका सीख गए ना, सबसे पहले कैसे लोड फैक्टर निकालना है, तो एवरेज निकालोगे, एवरेज कैसे निकलेगा, एरिया अपॉन बेस से, ठीक है ना। तो देखो दूसरी डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो, ये फर्स्ट डेफिनेशन है, ये सेकंड डेफिनेशन है, लोड फैक्टर ऐसे लिखोगे, एरिया पी एवरेज, अगर मैं देखो ध्यान से देखो, पी एवरेज आपने कैसे निकाला था, एरिया अपॉन बेस से, है ना, और ये मैक्सिमम है ना, तो अगर मैं एरिया निकाल लूं, आप लोग क्या किया करो, डायरेक्ट एरिया ऑफ द लोड कर्व, सबसे पहले एरिया निकाल लेना उसका, एरिया ऑफ लोड कर्व, अपॉन क्या करोगे, अपॉन क्या करोगे, बेस, मतलब मैक्सिमम डिमांड क्या है आपकी, मैक्सिमम डिमांड कितनी है, इनटू टाइम। अब टाइम किस में लेना है, ये आपकी मर्जी है, ठीक है, आर्ली है, डेली है तो 24 घंटे लोगे, आर्ली है तो ईयरली है तो 8760 लोगे। दूसरी डेफिनेशन, अभी देखो एक तीसरी भी डेफिनेशन है जिससे आपको जेईई में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, ना कि इन पर आए हैं, वो क्या है सुनो, तीसरी डेफिनेशन और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ध्यान से सुनना, कि अगर मैं लोड फैक्टर जो बेसिकली अभी निकल के आया था, हाँ इससे कैसा है, पी एवरेज अपॉन पी मैक्सिमम, इससे कैसा है, ऊपर वाले से देखो, एरिया निकालोगे, एरिया को बेस से डिवाइड करोगे तो एवरेज आ गया, एरिया तो निकाला हुआ है ना सर हमारे पास, एरिया निकाला हुआ है, देखो तो एरिया कितना आया था 300, अपॉन टाइम कितना है 24, और मैक्सिमम कितनी है एवरेज लोड का फॉर्मूला है 20, करके देखो यही आएगा, एवरेज लोड का फॉर्मूला है ना, वो एवरेज लोड का फॉर्मूला, उसको मैंने खोल दिया है, एरिया आ गया समझ में। सुनो अभी देखो अच्छा फॉर्मूला बन के आ रहा है जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पी एवरेज अपॉन पी मैक्सिमम लिखा, दोनों के दोनों लोड हैं। मुझे एक चीज का पता है कि अगर पावर में मैं समय की मल्टीप्लाई कर दूं तो वो क्या बन जाएगा, एनर्जी। तो मैं देखो यहां ना टी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, कैपिटल टी, तो नीचे भी मुझे कैपिटल टी से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो टी क्या है, टाइम है। देखो तो मुझे एक बात बताओ जरा, P इंटू टी क्या बन गया, ये एनर्जी। तो आप लोग क्या किया करो, एनर्जी सप्लाइड बाय द कर्व, अच्छा यहाँ पे लिख दिया ना मैंने, चलो ठीक है, आप एक काम करो, एनर्जी सप्लाइड बाय लोड कर्व अपॉन, देखो अब क्या काम हो जाएगा आपका, एनर्जी से भी काम हो जाएगा, अपॉन डिमांड मैक्सिमम कितनी है, मैक्सिमम डिमांड इनटू करस्पॉन्डिंग टाइम। अब देखो ये टाइम जो कैपिटल टी है ना, इसका पंगा है,
तो इसके लिए मैं आपको यही चीज़ें लिख देता हूँ 2। करना क्या है कि देखो ये मैक्सिमम इसको टी को ना स्टार लगा लेना इसलिए। सर ऊपर वाले में जो टाइम आ रहा है ये भी तो पूरा 24 आवर्स ले रहे हो। हाँ पूरा 24 आवर। अब देखो टी को 24 आवर्स लिखोगे किसके लिए, डेली लोड कर्व के लिए, डेली लोड कर्व के। कैपिटल टी कर दो। कहाँ, यहाँ पे नहीं मर्जी इसको, इसलिए मैंने देखो वो फॉर्मूला ऐसा है कि आपको अगर कर्व दिया हुआ है तो पहले उसका एरिया निकालो, ये डायरेक्ट है। ये कब काम आएगा, आपको जो क्वेश्चन आते हैं ना वो कर्व नहीं देगा, आपको ना लिख के देता है कि ऐसा ऐसा कहानी है, बताओ क्या होगा। तो टी कैपिटल टी इक्वल टू क्या ले लोगे फिर आप 8760 कब, ईयरली के लिए। देखो अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई तो क्वेश्चन नहीं होंगे, ध्यान रखना। तो एनर्जी, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट इस फॉर्मूले पे आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आए हुए हैं कई सारे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन लिखो अब एक, अगर समझ में आ गया लोड, हाँ नोट कर लो। समझ में आ रही है मेरी चीजें, क्वेश्चन लिखो अब एक। नोट हो गया कि नहीं है, टाइम वेस्ट हो गया आज, वरना सारे फैक्टर में खत्म कर देता। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। मैक्सिमम डिमांड ऑफ ए कंज्यूमर इज 2 किलोवाट। मैक्सिमम डिमांड ऑफ ए कंज्यूमर इज 2 किलोवाट। मैक्सिमम डिमांड ऑफ ए कंज्यूमर इज 2 किलोवाट and his energy consumption and his daily energy consumption is 24 units, is 24 units. His load factor is, और ऑप्शंस कुछ इस तरीके से थे। So consumer is 2 kilowatt and his daily energy consumption is 24 units. हाँ 24 units. Find his load factor. ये 58, 56 है। कौन सा 50, 75, 41.3 और 55.6। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, इसलिए मैंने बोला आपको जो क्वेश्चन आएंगे वो कर्व वाले नहीं आएंगे, इसलिए मैं करा भी नहीं रहा हूं। देखो बाकी एई जेई स्टेट की बात करो तो उसमें कर्व का आता है, लेकिन इस जेई में स्पेशली ऐसे लिख के देता है, वो वर्बली क्वेश्चन को लिखता है ना। 50% होगा। सीधा सीधा फॉर्मूला। आप देखो आप कंफ्यूज होगे। मैंने आपको एक ही चीज बताई, आपको नहीं होना है कंफ्यूज, सीधा सीधा फॉर्मूला रखना है। कैसा, ये बताओ एनर्जी कंजम्पशन कितना है उसका 24 यूनिट। मैंने फॉर्मूला बता रखा है, एनर्जी कंजम्पशन लिख दो अपॉन मैक्सिमम डिमांड खुद से दे रखी होगी 2 किलोवाट, और टाइम कितना है ये थोड़ा देख लिया करो। डेली बोला है ना, डेली वर्ड यूज किया है, तो एक घंटे में कितने, एक दिन में घंटे 24 यानी 1/2 यानी 0.5, दैट इज 50%। समझ में आ गया, तो डायरेक्ट हो गया क्वेश्चन, सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। इसीलिए ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से करोगे तो अच्छा रहेगा, वरना आप ना टाइम खपा दोगे एग्जाम में। ठीक है, एक और दूं इसी टाइप का, थोड़ा सा चेंज है। एन इंडस्ट्रियल कस्टमर
An industrial customer has daily load pattern. An industrial customer has daily load pattern of 2000 kilowatt 0.8 पावर फैक्टर लैग, मैंने यहां लिख दिया है इसीलिए 2000 किलोवाट 0.8 पावर फैक्टर लैग फॉर 12 आवर्स। मतलब इंडस्ट्रियल कस्टमर है, उसके पास दो लोड है कोई, एंड 1000 किलोवाट यूनिटी पावर फैक्टर फॉर 12 आवर्स। फाइंड हिज लोड फैक्टर। मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, वैसे ये भी जेई में आया हुआ है, पिछले वाला भी जेई में आया हुआ है। फाइंड हिज लोड फैक्टर। अब आप ना देखो ऐसे भी दे सकता है, फाइंड हिज डेली लोड फैक्टर, है ना। अब आपको समझने की जरूरत नहीं है, वो डेली का लोड पैटर्न है ना, क्या बोला है क्वेश्चन में शुरू में, हिज डेली लोड पैटर्न, बस ठीक है। तो यानी कौन सा कर्व यूज करोगे, डेली वाला, यानी कैपिटल टी की वैल्यू क्या लोगे, 24 घंटे। बस फॉर्मूला आपके सामने है, बस थोड़ा सा चेंज किया, बहुत थोड़ा सा। अगर आप समझ गए तो फिर आपको जेई में कोई नहीं रोक सकता। देखो फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला नहीं बदलेगा। फॉर्मूला क्या है, एनर्जी सप्लाई टोटल अपॉन मैक्सिमम डिमांड इनटू टाइम। टाइम आपको मिल गया 24 घंटे, मैक्सिमम डिमांड कितनी है 2000। क्योंकि देखो मैक्सिमम डिमांड पहले क्वेश्चन में डायरेक्ट दी थी, यहां आपको खुद से पता लगाना पड़ेगा। तो क्योंकि दो डिमांड है, एक 2000 है, एक 1000 है, तो ये वाली मैक्सिमम है। देखो डिमांड हमेशा किलोवाट में होगी और एनर्जी किलोवाट आवर में। अब बताओ एनर्जी कैसे निकालें, दैट इज द मेन इशू हियर, कि एनर्जी कैसे निकालें। ठीक है भाई, तो एनर्जी निकालनी है आपको। अब एनर्जी क्या होती है, किलोवाट आपको पता है, उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म भाई। अब कैसे निकालोगे, आपका घर है, आपको लोड फैक्टर निकालना है तो पहले एनर्जी निकालो। कैसे निकालोगे, 2000 को 12 से मल्टीप्लाई करो, 12 घंटे की तो ये एनर्जी है, प्लस हाँ 1000 को फिर 12 से मल्टीप्लाई करो, ये एनर्जी है। और जिसमें कि बच्चों मैक्सिमम 2000 है और टाइम 24 है, खत्म, सोचना ही नहीं है। पावर फैक्टर का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि सोचो एनर्जी क्या होता है भाई, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, किलोवाट आवर। आपको जब किलोवाट दे दिया और आर दे दिया तो मतलब एक्टिव पावर तो दे दी ना, या आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दिया, समझ गए। और ऑप्शन भी अगर मैं दिखाऊं तो कोई ऑप्शन उसका ऐसा नहीं था जो पावर फैक्टर की मल्टीप्लाई करके आंसर हो, जिससे बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, आप भी कर रहे हो तो बाकी लोग भी करते हैं। पावर फैक्टर का यूज मत करना, क्योंकि आप जो निकाल रहे हो वी आई कोस फाई निकाल रहे हो। सुनो देखो इधर, तो कोस फाई तो ठीक है, क्या ये वी आई है, अपरेंट पावर है, ये नहीं है अपरेंट पावर, ऑलरेडी है, बस आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आ गई बात। तो कितना आया ये कैलकुलेट करके, 50 आएगा ना, यस 50 आएगा। देखो तो बोल रहा हूँ, इसीलिए इस पे क्वेश्चन आते हैं। और अगर आप गेट वगैरह के बैच में मैं बात करूँ ना, उस पे कर्व के आते हैं, तो उन्हें ऐसा क्वेश्चन दे दूँ ना, वो इस क्वेश्चन को मेरे पास लेके आते हैं कि सर ये नहीं हुआ। तो इसीलिए आपकी सहूलियत के लिए फॉर्मूला बनाया हुआ है ऊपर वाला। 50 65 ऐसा 75 आएगा शायद, 75 आएगा, सही बोल रहे, 75 आएगा। और देखो ऐसा नहीं है, सुनो मेरी बात अब ध्यान से देखो, जरूरी नहीं है कि इस क्वेश्चन को आप इसी फॉर्मूले से करें। अगर आपको थोड़ी समझ हो गई ना चीजों की, तो आप अपने तरीके से भी कर सकते हो। देखो मैंने आपको बताया, आप इस कस्टमर की तो बात छोड़ ही दो, अपने घर तक के लिए लोड कर्व बना सकते हो। तो हमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। आप बताओ मुझे 2000 किलोवाट कितनी देर के लिए चला रहा है वो,
मैं मान रहा हूँ यहाँ पे ये किलोवाट में है P, तो ये 2000 होगा भाई। तो 2000 कितनी देर के लिए चला रहा है? 12 घंटे के लिए, ठीक है ना। अगले आप फिर 1000 चला रहा है कितनी देर के लिए? अगले 12 घंटे के लिए, मतलब 24 हो गया, और ये वैल्यू 1000 हो गई। चलो इससे भी चेक कर लेते हैं जी। तो इससे कैसे निकालोगे? कर्व से लोड फैक्टर, टोटल एरिया। तो इस फर्स्ट पोर्शन का एरिया, सेकंड पोर्शन का एरिया। फर्स्ट का एरिया क्या होगा? 2000 गुणा 12। सेकंड का क्या होगा? 1000 गुणा 12 अपॉन, क्या फॉर्मूला था? मैक्सिमम डिमांड। साफ साफ दिख रही है कर्व से, 2000 है इनटू टोटल टाइम 24 घंटे। चेक कर लेना, वही चीज़ है। तो जरूरी नहीं है। और देखो साफ साफ पता भी लग रहा है 50% होगा इसका जो लोड फैक्टर है, क्योंकि आधे आधे टाइम के लिए और लोड भी उसने घटा दिया। सॉरी 75%, क्योंकि लोड को भी घटाया आधा और टाइम है। एवरेज लोड से भी निकल रहा है। एवरेज लोड से ही तो कह रहा हूं मैं, आप उसकी एवरेज वैल्यू निकाल लो। अब बताओ मुझे इसकी, चलो आप एक बार बताओ इसकी एनर्जी सप्लाई कैसे निकालेंगे हम? ये 2000 गुणा 12 एनर्जी सप्लाई ही तो है कर्व की। पावर फैक्टर का यूज तो नहीं हुआ कहीं? दूर हो गया कंफ्यूजन के नहीं? बता दो मुझे, क्योंकि मैं क्वेश्चन फिर अच्छे अच्छे कराता हूँ इसीलिए इस पे। बिल्कुल। अगर मान लो वो ये देता है एक लोड 200 kVA का है और जिसका पावर फैक्टर, अब देखो यही क्वेश्चन आपके लिए फिर नया हो जाएगा। कल को ये जेई में पूछा गया, आई थिंक 2014 में ही पूछा गया है। अब मान लो अभी इस साल आपको क्वेश्चन आ जाए, अगली साल आ जाए, वो 200 VA 0.8 पावर फैक्टर लैग कह दे, तब ना आपका काम नहीं चलेगा। देन यू नीड टू मल्टीप्लाई इट विद द पावर फैक्टर, है ना। अभी पावर फैक्टर का सर खड़े हैं, देखना पूछना कुछ करें, पूछ लो चाहिए तो। कुलदीप भाई क्या बात है, पूछ लो कुछ अगर चाहिए, क्योंकि फिर मैं ना ऐसे बीच में छोड़ता नहीं हूँ पूरा। एक क्वेश्चन और लिखो, चलो देखा जाएगा। लिखो, अ कस्टमर हैज एनुअल कंजम्पशन ऑफ 700-800 यूनिट्स। ऐसा 700-800 यूनिट्स, ये लिख लो। एनुअल कंजम्पशन ऑफ 700-800 यूनिट्स। If his maximum demand is 200 किलोवाट, तो फाइंड हिज लोड फैक्टर। अब देखो इसमें भी छोटी छोटी गलतियां आप लोग कर सकते हो। जैसे कई बार वो मान लो 200 किलोवाट की जगह 200 वोट दे दे, तो आप फिर ना अपोन में फिर मैक्सिमम डिमांड में 0.2 लिखोगे। क्यों? क्योंकि आप ये किलोवाट में ले रहे हो और ये यूनिट्स किलोवाट आवर में होती हैं, तो आपको ये भी किलोवाट में ही लेना पड़ेगा। मान लो वो क्वेश्चन बना दे, ऐसा बनाता नहीं है लेकिन बना दिया, तो इसलिए तैयार रहा करो हर एक चीज के लिए। क्योंकि देखो अगर मैंने फॉर्मूला लिखा है ना, देखो ऐसे एनर्जी सप्लाई, तो एनर्जी सप्लाई किस में लिखी है मैंने? किलोवाट आवर में। मैक्सिमम डिमांड किस में लिखी है? किलोवाट में। और ये टाइम किस में लिखा है? आर में। अब ये यूनिट कंसिस्टेंट होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि ये किलोवाट आवर में लिख दिया, ये वोट में लिख दिया और ये मिनट में लिख दिया, तो भैया लोड फैक्टर नहीं आएगा फिर उससे। अब क्या फॉर्मूला लगाओगे? मैंने आपको डायरेक्ट बता रखा और आप खुद देख लो। एसएससी का तीसरा क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, उस फॉर्मूले से अलग नहीं आया। क्या करना है? ऊपर सीधा यूनिट्स लिख दो। कितना? 40 नहीं शायद, हाँ 40 है, ठीक है। देखो 700-800 मैक्सिमम यूनिट लिख दो, अपॉन मैक्सिमम डिमांड लिख दो और 8760 कर दो, खत्म। यही तो करोगे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दिमाग नहीं लगाना। 40 बता रहे हैं, 40 सही है उनका, 0.4 फॉर्मूला लगाया ना। अब देखो नहीं तो कुछ लोग इसको कैसे करते हैं, देखो ऐसा नहीं है कि जिनको फॉर्मूला नहीं पता वो नहीं कर सकते, दिमाग नहीं है, कर सकते हैं। कैसे? आपको पता है ये बच्चों यूनिट जो है ना वो 1 साल की हैं, तो इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं 365 गुणा 24 से, तो ये मंथली तो आ जाएंगी, तो एवरेज आ जाएगा। ठीक है, अब इससे क्या किससे डिवाइड कर दूंगा मैं? 200 से। पी एवरेज अपॉन पी मैक्सिमम, काम खत्म हो गया। ये एनर्जी दे रखी है ना 1 साल की, ये एनर्जी दे रखी है 1 साल की, इसको हम 8760 से डिवाइड कर देंगे तो वो पी एवरेज आ जाएगा। समझ गए? देखो मैंने यही किया है, ये पी एवरेज आ गया है, उसको पी मैक्सिमम से डिवाइड कर दो, तो सारी चीजें कंसिस्टेंट है, बस समझना है आपको। ठीक है,
तो ऐसी प्रॉब्लम से भिड़ने के लिए तैयार हो, ऐसी आ जाएंगी तो है। एक क्वेश्चन और आया, बस उसको लिखो मत। क्वेश्चन ये था कि इन ए सिस्टम अगर बेस लोड इज सेम एज मैक्सिमम डिमांड, तो बताओ लोड फैक्टर क्या होगा। 4 ऑप्शन थे, बिल्कुल समझ गए। इफ बेस लोड इज सेम एज मैक्सिमम डिमांड, तो लोड फैक्टर क्या होगा 1 होगा, समझ गए। 40% आएगा। अब देखो प्रॉब्लम कहाँ होती है, मैं आपको बताता हूँ। अब देखो प्रॉब्लम कहाँ होगी ये बताता हूँ तुम्हें। लिखो एक क्वेश्चन, देखो प्रॉब्लम यहाँ होती है, ये है 2017 का। द एनुअल लोड ड्यूरेशन कर्व, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। द एनुअल लोड ड्यूरेशन कर्व, द एनुअल लोड ड्यूरेशन कर्व ऑफ ए पावर सप्लाई, annual load duration curve of a power supply may be considered as straight line, may be considered as straight line, may be considered as straight line from 40 megawatt, from 40 megawatt to 8 megawatt. फाइंड द लोड फैक्टर, बस यही क्वेश्चन था। और ये बड़े लोग इसमें फंसते हैं, क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाते। मैं बोल रहा हूँ फैकल्टी भी नहीं कर पाते, क्योंकि समझते ही नहीं व्हाट इज लोड ड्यूरेशन कर्व। बहुत लोगों ने इसका जो है आंसर बड़ा गलत दिया है। और यहाँ से मैं आपको एक चीज़ और फिर प्रूव करूँगा कि इस चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है कि एनुअल लोड कर्व है या आपका, अगर कर्व की बात कर रहा है ना, वो एनुअल हो, ईयरली हो, मंथली, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अभी प्रूव करूँगा, पर फिलहाल आप क्वेश्चन करो। मुझे बस इसका कर्व बना के दिखा दो कि वो क्या कहना चाह रहा है। मैं आपको मान लूँगा कि हाँ आपने जो लोड ड्यूरेशन कर्व में मैंने मेहनत की, आपको समझाया, वो इसीलिए समझाया कि लोड ड्यूरेशन कर्व क्या होता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली। देखो मैक्सिमम से मिनिमम ही आता है लोड ड्यूरेशन, ठीक है। देखो उन्होंने बना लिया, सही बना लिया, हाँ। लेकिन आप बिल्कुल 40 को तो लाइन से मिला के शुरू कर दो, बस सही बना लिया आपने बिल्कुल। देखो चलो समझ गए, देखो सही बना दिया। कुछ लोग क्या करते हैं ना, अब पता नहीं उन्हें समझ में नहीं आता स्ट्रेट लाइन। भाई आप एक बात बताओ, अब सुनो, ये जरूरी नहीं है। मैंने बोला कि जनरल शेप उसकी कैसी होती है, नहीं जनरल शेप रेक्टेंगुलर होती है। लेकिन अब आप मुझे एक बात बताओ, ये एक लोड कर्व बना रखा था मैंने, अचानक से फॉल्ट आ गया, पावर जाएगी तो ऐसा नहीं हो जाएगा। तो क्या ट्रायंगुलर शेप नहीं दिख रही आपको, ट्रायंगुलर टाइप की बन गई, तो बन सकती है, लेकिन इन जनरल प्रैक्टिकली कैसा होता है, रेक्टेंगुलर। अब सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, 40 से कहाँ तक, ऐसे बना लो इसको, थोड़ा सा और ऊपर कर लो, चलो ठीक है भाई। तो 40 से 8, यानी ये 40 है ना, ये 40 और ये पावर मेगावाट में ही लिख रहा हूं मैं ना, मेगावाट दिया है ना, एक बार देख लेना। और 40 से ये कितना होगा 8, और ये कितना होगा, क्या बोला है क्वेश्चन पढ़ो, तो कितना होगा ये, बिल्कुल। अब मुझे आप निकाल के बताओ, ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन नहीं दिए क्या मैंने, ये दे तो रखे हैं ऑप्शन। तो अब आप मुझे इसका लोड फैक्टर निकाल के बताओ। देखो अब मैं नहीं निकालूंगा, लेकिन हाँ एक काम कर सकता हूँ, जिनको ट्रायंगल का एरिया नहीं आता उन्हें बता सकता हूँ। ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हो आप लोग, मान लो ये ट्रायंगल है आपका, ये बेस है, ये हाइट है ना, तो कैसे निकालते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट। बस ये मैं बता सकता हूँ कि ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, और अब आपको निकाल के बताना है। और सही सही बताना भाई इसका आंसर।
क्या फॉर्मूला लगाओगे अब? टोटल एरिया अपॉन मैक्सिमम इनटू टाइम, ठीक है ना। फॉर्मूला नहीं बदलेगा भाई, फॉर्मूला वही रहेगा। जब आपको कर्व दिया हुआ हो, दो चीजें याद रखो, जब कर्व दिया हुआ हो तो वही वाला लगाया करो, एरिया वाला, अदरवाइज डायरेक्ट दिया हुआ हो तो यूनिट वाला। तो चीजें दोनों सेम है ऐसे। तो ये बताओ भाई एरिया कैसे निकालोगे इसका? ये रीजन मान लिया आपने फर्स्ट और ये रीजन मान लिया सेकंड। तो एरिया अपॉन मैक्सिमम, मैक्सिमम कितनी जा रही है 40 और टाइम कितना है, ठीक है भाई। पहले वाले का एरिया बताओ हाफ, बेस कितना है इधर, बेस सब में सेम है, ठीक है ना। हाइट कितनी है, ये वाली हाइट 32, ठीक है ना, प्लस ये वाला एरिया कितना होगा 8 इंटू 8760। अब इधर काम की चीज देखो, तुम्हें क्या मैं दिखाने वाला हूं। देखो बात ऐसी होती है कि क्वेश्चन तो सब कर लेते हैं, लेकिन अगर आप चीज़ों को जो मैं समझा रहा हूँ बिल्कुल ऐसे ही समझोगे ना, तो आप बड़ी सावधानी से क्वेश्चन को करके आओगे और आप डरोगे नहीं क्वेश्चन से। सुनो क्यों, आप एक चीज़ पे ध्यान देना। मैंने क्या फॉर्मूला लगाया, टोटल एरिया निकाला अपॉन मैक्सिमम इनटू टाइम। तो एक चीज़ देखो यार, ये आपका जो टाइम है ना, ये जो टाइम है ये आपका कट गया। तो इससे मुझे एक चीज़ सीखने को मिली कि आपको करा क्या हुआ, एक दो बार शायद क्वेश्चन आया है, वो क्या करता है, वो एक नई हरकत करता है। कैसे, यहाँ ये कुछ नहीं लिखेगा, यहाँ लिख देगा परसेंटेज ऑफ टाइम और यहाँ लिख देगा 100%। समझ गए? तो आपको कुछ नहीं करना है, आप उसको कैपिटल टी मान लो, टी कट जाएगा, तो उसकी टेंशन ही लेनी है। समझ गए? आपको डराने के लिए क्वेश्चन तो देखो नया बनाएगा, टाइम को कॉमन ले लिया, कटेगा टाइम एंड में, देख रहे हो कट गया सब जगह ना। तो अब आपका आंसर आ गया 16 और 8 24, तो 24 अपॉन 40, तो मुझे लग रहा है 60% आएगा, 0.6 मतलब 60%। समझ में आ गई बात? तो यहाँ बड़ा कन्फ्यूजन था ये कर्व बनाना, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया कि लोड ड्यूरेशन कर्व हमेशा ही मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ बनाया जाता है। अगर ये लोड कर्व होता तो जरूरी नहीं, हो सकता है इस टाइप का भी हो सकता था, है ना। लोड कर्व तो ये भी हो सकता था ना भाई, इसका उल्टा बना दो, लेकिन लोड ड्यूरेशन में हमेशा मैक्सिमम से मिनिमम जाना है। आप लोग थक गए, अब रहने दो, चलो ठीक है ना, क्योंकि एफिशिएंसी देखो तब तक ही रहती है, थोड़ा कम पढ़ते हो, है ना। ज़्यादा पढ़ने सर के ऊपर से जाएगा तो मुझे क्या फ़ायदा उस चीज़ का, मैं तो पढ़ा दूंगा पूरा पावर सिस्टम। कर देना स्टॉप रिकॉर्डिंग, कितना है इसका 0.6 0.6 लो, इनको रखो, स्टॉप कर दो।